हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम आज देखने जा रहे हैं एमसीक्यू ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। यह है इसका पार्ट 1। तो देखिए, हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम करंट के बेसिस पे कुछ मतलब रिलाई नहीं कर सकते। हमें हिस्ट्री जो है वो पूरी तरह से पढ़ना होता है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है यूपीएससी इस पे स्पेसिफिकली फोकस करता है और लगभग हर साल 3 से 4 क्वेश्चन तो मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट से होते ही है। लेकिन हम है ना, इसमें कभी कभार छोटी छोटी बातों पे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी हमें ऑप्शन ही ऐसे देता है कि हम उस पर कंफ्यूज हो जाए। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा मतलब लगभग सभी ने तो पढ़ा है, वही तो कुछ उसमें चेंज होने वाला नहीं है। तो यूपीएससी इस पे क्वेश्चन के ऑप्शन ही ऐसे डिफिकल्ट कभी कभार दे देता है कि हम कंफ्यूज हो जाए। तो इसलिए अपना जो कंफ्यूजन है वो नहीं होना चाहिए। हमें पेपर जो है वो इसके क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे से जाए, इसलिए हम ये आज से सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के जो कुछ क्वेश्चन होंगे, जितने कुछ क्वेश्चन होंगे वो ज्यादा से ज्यादा हम कवर करेंगे। बाकी पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो भी हम मतलब जो हमारे दूसरे साथी है वो भी कवर करेंगे। और देखते हैं और कौन कौन से हम इनिशिएटिव इस प्रीलिम के दौरान हम स्टार्ट कर सकते हैं। जितना ज्यादा हो सकेंगे उतने ज्यादा हम एमसीक्यू जो है वो इसी दौरान हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 और देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to the Indian history, the members of the Constituent Assembly from the province were। ठीक है, तो प्रोविंस के जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये कैसे सिलेक्ट कर दिए गए थे, ऐसा ये क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस। ठीक है, मतलब जो प्रोविंस के जो कोई पीपल थे उन्होंने डायरेक्टली इलेक्ट किया था, ऐसा ए स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो आईएनसी और मुस्लिम लीग द्वारा ये जो मेंबर्स थे प्रोविंस के, इनको नॉमिनेट कर दिया गया था, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये इलेक्ट कर दिए गए थे बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट इज, सिलेक्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। ठीक है, तो ये अलग अलग अभी हमारे लिए ऑप्शन जो है वो दिए गए। तो देखिए, इसका पहला जो है कि ये डायरेक्टली इलेक्ट, जी ये जो मेंबर्स थे ना, ये डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली इलेक्ट थे, तो ए ऑप्शन हमारा चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोविंस थे, तो प्रोविंस में नॉमिनेट जो है ये यहाँ पे इनके द्वारा नहीं, मतलब नहीं हो सकते ना, ये आईएनसी और इनके द्वारा ये नॉमिनेट नहीं किए गए थे, ये हुए थे इलेक्ट बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, इनके द्वारा ये इलेक्ट कर दिए गए थे। तो हमारा आंसर हो जाता है सी। यहाँ पे देखिए इसका आंसर है सी, द मेंबर्स वेर इलेक्टेड टू इट बाय इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द इंडिविजुअल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, ये जो इनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, इनके मेंबर्स के द्वारा ये इनडायरेक्टली इलेक्ट कर दिए गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये इनडायरेक्टली इलेक्ट कर दिए गए थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि जो हमारे जो अलग अलग जो हमारे यहाँ पे तबके हैं उनको पूरा रिप्रेजेंटेशन जो था वो हमारी लेजिस्लेटिव हमारे यहाँ पे मिला था। ठीक है, सबको एक पूरा रिप्रेजेंटेशन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, द डिमांड फॉर द तेभागा पीजेंट मूवमेंट इन द बंगाल वाज फॉर। तो ये जो मूवमेंट हुई थी तेभागा पीजेंट मूवमेंट, तो इसकी डिमांड क्या थी, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड फ्रॉम वन हाफ टू दी वन हाफ ऑफ द क्रॉप टू दी वन थर्ड। ठीक है, जो क्रॉप में जो शेयर आता था इसको वन हाफ से वन थर्ड रिड्यूस करना है, ऐसा ए स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, द ग्रांट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द लैंड टू पीजेंट एज दे वेयर द एक्चुअल कल्टिवेटर्स ऑफ द लैंड। ठीक है, मतलब जो पीजेंट थे वो एक्चुअल कल्टिवेटर थे लैंड्स के, तो इसी वजह से जो ओनरशिप होनी चाहिए लैंड की वो जो है वो लैंड ओनर से होके इन्हें पीजेंट को देनी जानी चाहिए, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, द अपरूटिंग ऑफ द जमींदारी सिस्टम एंड द एंड ऑफ सर्फदम। ठीक है, मतलब जमींदारी सिस्टम जो थी इसको खत्म करना है और सर्फदम ये जो सिस्टम है इसको खत्म करना है, ऐसा सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, राइटिंग ऑफ ऑल पीजेंट डेप्ट। ठीक है, जो कोई इनकी डेप्ट है उसको सब कुछ मतलब कैंसिल कर देना, ऐसा डी स्टेटमेंट है। तो ये जो था तेभागा पीजेंट मूवमेंट, तो ये तो मतलब ये तब तक ये हमारे देश में ये सिस्टम नहीं चालू हो गई थी, ये तो अभी की सिस्टम है हमारे देश की। लेकिन तब के लिए ये जो तेभागा पीजेंट मूवमेंट थी, तब हुआ क्या था कि जो कोई भी वो प्रोड्यूस जो होता था एग्रीकल्चर से मिलता हुआ था, उसका वन हाफ जो शेयर था वो उन्हें देना पड़ता था लैंडलॉर्ड को। तो ये अब खत्म करके वन थर्ड करना चाहिए, ऐसी इस बात के लिए ये जो तेभागा पीजेंट मूवमेंट थी ये चलाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाता है ए, द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम द वन हाफ ऑफ द क्रॉप टू दी वन थर्ड। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है इसका। द तेभागा मूवमेंट वाज द मिलिटेंट कैंपेन। ठीक है, मिलिटेंट कैंपेन था ये भी एक याद रखिए, क्योंकि इस पे भी यूपीएससी कभी कभार फोकस करता है। इट वाज अ मिलिटेंट कैंपेन इनिशिएटेड इन द बंगाल बाय किसान सभा पीजेंट फॉर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये कब हुई थी, 1946 में। नेक्स्ट इज, एट दैट टाइम शेयर क्रॉपिंग पीजेंट्स essentially tenants had to गिव हाफ ऑफ देयर हार्वेस्ट टू दी ओनर्स ऑफ द लैंड। जैसे कि हमने कहा कि जो कोई टीनेंट होते थे जो वहाँ पे मतलब खेती वगैरह जो क्रॉपिंग की मतलब फसल जो लेते थे, उनको
अपना हाफ जो शेयर था वो लैंड ओनर को देना पड़ता था। तो इसी वजह से तेभागा मूवमेंट जो हुई थी वो क्या हुई थी कि ये हाफ से बढ़ के हाफ से कम करके 1/3 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था तेभागा मूवमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। द पीपल ऑफ द इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ अ साइमन कमीशन बिकॉज। तो साइमन कमीशन के अगेंस्ट हमारे यहाँ पे एजिटेशन क्यों हुए थे, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो एक आसान क्वेश्चन है, लेकिन पहले दो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट थे, लेकिन ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो आसान है। तो देख लीजिए इसके ऑप्शन। इंडियंस नेवर वांटेड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1919, ठीक है, मतलब जो हमारा 1919 का एक्ट था उसको रिव्यू करने के बारे में इंडिया मतलब हम रिव्यू नहीं करना चाहते थे, ऐसा ए स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज साइमन कमीशन रिकमेंडेड द एबॉलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंस, ठीक है। तो डायरकी जो था हमारे प्रोविंस में 1919 के एक्ट से लाया गया था प्रोविंस में, ठीक है। तो प्रोविंस में लाया गया था 1919 से, ये याद रखिए, छोटी सी फैक्ट है, कभी कभार इसमें गलती हो जाती है। तो इसको एबॉलिशन करने का रिकमेंडेशन साइमन कमीशन ने किया था, ऐसा बी स्टेटमेंट है, और हम ये नहीं चाहते थे, इस वजह से साइमन कमीशन की यहाँ एजिटेशन हुआ, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन। जो साइमन कमीशन आया था उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इस वजह से यहाँ पे एजिटेशन हुआ, ऐसा सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द साइमन कमीशन सजेस्टेड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो साइमन कमीशन जो था वो उसने हमारे देश का पार्टीशन करने की रिकमेंडेशन किया था, ऐसा डी स्टेटमेंट है, और हमें बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है। तो देखिए साइमन कमीशन एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर जो हो जाता है वो है देयर वाज नो इंडियन मेंबर्स इन द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन हमारे देश के बारे में कुछ रिकमेंडेशन देने आया था, लेकिन उसमें इंडिया के भी मेंबर्स नहीं थे, इसी वजह से यहाँ पे एजिटेशन हुए थे। तो हमारा आंसर हो जाता है सी। इन नवंबर 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन नोन पॉपुलरली बाय द नेम ऑफ देयर चेयरमैन, दैट इज साइमन कमीशन। साइमन जो थे ये इस जो हमारा कमीशन था इसके हेड थे, इसी वजह से इसको साइमन कमीशन इस नाम से जाना जाता है। लेकिन ये कब बनाया गया था, तो मई 1927। ये एक फैक्ट है, याद रखिए, क्योंकि कभी कभार क्रोनोलॉजिकली इवेंट को जो है उनको अरेंज करना होता है, तो ये मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वेयर इंग्लिशमैन, और यही बात थी कि जो इसके अगेंस्ट हो गई थी। एंड दिस अनाउंसमेंट वाज greeted with the chorus of the protest from all the Indians. What angered them most was the exclusion of the Indians from the commission, and the basic notion behind the exclusion was that the foreigners would discuss and decide upon India's fitness for the self government, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए ये हमें बताने दीजिए ना, हमें क्या चाहिए वो आप क्यों डिसाइड करने वाले हो, ऐसी ये बात हो गई थी, और सो दैट ये साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो थे वो प्रोटेस्ट कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन रिस्पांस टू। तो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये किसके रिस्पांस में लॉन्च कर दी गई थी, मतलब इसके पीछे क्या हमारे रीजन क्या थे, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्या है, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान आया था, इस वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो लाई गई थी, ऐसा ए स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स प्रपोजल की वजह से आया था। नेक्स्ट इज साइमन कमीशन रिपोर्ट, एंड लास्ट इज वेवेल प्लान, ठीक है। तो इसके बारे में जो इसका आंसर जो है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट ये क्यों लाया गया था, तो इसका आंसर जो है वो है क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स प्रपोजल तो था वो 1942 में आया था, आई थिंक सो। और इसी के मतलब इन्होंने क्या कहा था कि हमें पूरा मतलब इंडिपेंडेंस नहीं तो हमें डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, साथ ही साथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड राइट ऑफ द प्रोविंस टू मेक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ये बना सकते थे ये लोग जो थे, ऐसी ये बातें क्रिप्स जो मिशन था इसमें प्रपोज कर दी गई थी। दिस वुड बी हाउ एवर ग्रांटेड आफ्टर द सेसेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सो फेल टू सेटिस्फाई इंडियन नेशनलिस्ट, ठीक है। मतलब ये क्या, पहली बात तो इन्होंने जो ये बातें कही थी वो भी हमारे लिए अच्छी नहीं थी, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि ये हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद ये जो मांगे हैं वो आपकी पूरी कर देंगे, ठीक है। तो इसी वजह से गांधी जी ने इसके बारे में कमेंट किया था, इट इज द पोस्ट डेटेड चेक ऑन द क्रैशिंग बैंक। मतलब ये एक तो पहले तो बैंक जो है वो खत्म होने जा रहा है, और फिर भी ये कहता है कि आप बाद में आओ जो चेक आपका उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो ऐसी ये बातें थी कि ये तो एक बातें जो थी वो हमें अच्छी तो नहीं मतलब लगी तो नहीं थी हमारे नेशनलिस्ट को। साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तब ये हम आपकी मांगे पूरी कर देंगे। तो इसी वजह से ये हमारा जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो स्टार्ट कर दिया गया था। एंड अकॉर्डिंग टू द कांग्रेस दिस डिक्लेरेशन ओनली ऑफर्ड इंडिया अ प्रॉमिस दैट वाज टू बी फुलफिल्ड इन द फ्यूचर। तो ये यही रीजन था कि जिस वजह से हमने क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो स्टार्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, एनी बेजेंट वॉज। तो देखिए बेसिक क्या है ना कि एनी बेजेंट जो है हमारी वो उन्हें आईएनसी का प्रेसिडेंट हुए इस साल मतलब 2017 में 100 साल होने वाले। तो हो सकता है, हमने पहले भी इसके बारे में कहा है कि इसको अच्छे से देख लीजिए, तो हो सकता है कि एनी बेजेंट जो है हमारी उन पे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो इस साल पूछ लिया जाए। तो इसी मकसद से हमने ये क्वेश्चन ऐड किया। तो देखिए
एनी बेजेंट क्या थी, मतलब इससे किससे रिलेटेड थी, और इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है ये बताने। देखिए फर्स्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द होम रूल मूवमेंट, तो होम रूल मूवमेंट जो थी वो इनकी वजह से स्टार्ट हो गई थी, ऐसा यही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उसकी भी फाउंडर थी, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज वंस द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, तो हमने ये इनिशियल में ही क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बता दिया। ये जो बात है ये थर्ड स्टेटमेंट सही है, साथ ही साथ इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाता है सी, दैट इज 1 and 3 ओनली। तो देखिए ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी ये स्टार्ट करी गई थी मैडम ब्लेवात्स्की एंड हेनरी स्टील ऑलकॉट, इनके द्वारा ये थियोसॉफिकल सोसाइटी स्टार्ट कर दी गई थी। और जो एनी बेजेंट थी ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917, और वो कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता सेशन में, ठीक है। और पहली भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू, जो आई थिंक 1925 में थी, ठीक है, करेक्ट होगा आई थिंक सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू, ठीक है, तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ये आप जानते होंगे, आई थिंक लॉर्ड रिपन थे हमारे तब के जो हेड थे वो, अगर मैं गलत हूं तो बताइए, लॉर्ड रिपन ही थे आई थिंक तो देखिए ये कब किसके बारे में थी, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इज imposition restrictions the India of certain carry arm by Indians, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पे आर्म्स कैरी करने के बारे में रिस्ट्रिक्शंस लाए जाने वाले थे, ऐसा ए स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज imposition of restrictions on the newspaper and magazines published in the Indian languages, मतलब ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था ये इसके बारे में ऐसा, मतलब ये सीधे सीधे हम कह सकते हैं, क्योंकि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने ही न्यूज़पेपर और मैगजीन जो थे यहाँ पे, मतलब हमें यहाँ पे जो इंडियन लैंग्वेजेस में पब्लिश होते थे इनके बारे में रिस्ट्रिक्शन लाए थे, तो सेकंड ऑप्शन नहीं है हमारा। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोजिंग ऑन द इंडियन मैजिस्ट्रेट विथ रिगार्ड्स टू द ट्रायल ऑफ द यूरोपियन, मतलब ये क्या है कि हमारे इंडियन मैजिस्ट्रेट जो है वो यूरोपियन जो कोई भी लोग है उन पे खिलाफ अगर कोई केसेस होती है तो इनका ट्रायल नहीं कर सकते, ऐसा सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ द ड्यूटी ऑन द इंपोर्टेड कॉटन क्लॉथ, ठीक है, तो जो कॉटन क्लॉथ जो आता था उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी इसको रिमूवल करने के लिए था ये इल्बर्ट बिल, ऐसा डी स्टेटमेंट है। और ये भी एक आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जानते होंगे। इल्बर्ट बिल जो है इट इज फॉर द रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मैजिस्ट्रेट विथ रिगार्ड्स टू द ट्रायल ऑफ द यूरोपियन, तो यूरोपियन का ट्रायल हमारे इंडियन मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकते, ये बात थी इल्बर्ट बिल के तहत, तो सी हमारा इसका आंसर हो जाता है। तो देखिए इन 1883 लॉर्ड रिपन, जी हाँ लॉर्ड रिपन सही है, लॉर्ड रिपन अ लॉ मेंबर ऑफ द सर इल्बर्ट introduce a bill that will came to be called as a Ilbert Bill. It allow Indian judges to try cases involving the Europeans, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का सेवेंथ क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादाभाई नौरोजी टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज दैट ही, ठीक है, तो जो दादाभाई नौरोजी जो थे हमारे, इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था हमारे, मतलब इसमें इन तीनों दिए गए ऑप्शन में से, और हमें इनमें से करेक्ट कौन सा ये बताना है। देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ही एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश, तो इसका मतलब इन्होंने इस पे बुक भी लिखा था, तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटेड द एंशियंट टेक्स्ट इंडियन टेक्स्ट स्टोर, ठीक है, तो इसका इंटरप्रिटेशन कर दिया था ऐसा जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट थे, इसका सेकंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज ही स्ट्रेस द नीड फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द सोशल इविल्स बिफोर एनीथिंग एल्स, मतलब बाकी कोई बातों के बारे में हमें पहले क्या करना है, तो हमारे यहाँ पे सोशल इविल जो है उनको खत्म करना है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो देखिए इसके बाकी दो स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो यही सही है। इन्होंने जो था ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो था, मतलब अभी तो हमें पता चल जाता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया था, लेकिन तब के लिए लोगों को लगता था, बहुत सारे लोग जो थे वो अभी भी कुछ लोग मानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे हमारे यहाँ पे होने की वजह से हमारे यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुई थी, लेकिन दादाभाई नौरोजी एक ऐसे, मतलब अभी तो हम ये फिफ्थ स्टैंडर्ड से ही पता चल जाता है हमें कि हम मतलब ये कैसे हुआ और ये ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया, लेकिन हम ये फिफ्थ स्टैंडर्ड से समझ पाते क्यों, क्योंकि दादाभाई नौरोजी ने तब ये इतनी आसानी से हमें बाकी हमारे जो लोग थे उनको समझाया था, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है ए, दैट इज इकोनॉमिक ही एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा एट क्वेश्चन, द रॉलेट एक्ट एम्ड एट, तो ये जो रॉलेट एक्ट था ये किस बारे में लाया गया था, हमें क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन देखिए, कंपलसरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू दी वॉर एफर्ट्स, ठीक है, वॉर जो तब तक का चल रहा था तो इसको कंपलसरी इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, ऐसा ए स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इम्प्रिजमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर्स फॉर दी ट्रायल, ठीक है, मतलब जो कोई भी अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो इसको बिना ट्रायल मीन्स कोई कोर्ट ट्रायल के ही डायरेक्टली इम्प्रिजनमेंट जो थी वो दी जा सकती थी, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज सप्रेशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट जो थी इसका सप्रेशन करना था, ऐसा सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इम्पोजिशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम
फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस का जो हमारा फ्रीडम था उस पर रिस्ट्रिक्शंस लाए जाने वाले थे रॉलेट एक्ट के साथ। तो ऐसा डी स्टेटमेंट है और हमें बताना है इसके कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो देखिए रॉलेट एक्ट जो था ना, इसको ब्लैक एक्ट इस नाम से भी जाना जाता था। ये जो था ये किसके बारे में था, तो इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर्स फॉर द ट्रायल। तो होता कैसे था कि इस समय है ना ब्रिटिशर्स मेनली जो थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी बातें होती थी तो वो क्या करना चाहते थे कि डायरेक्टली अगर कोई कुछ भी छोटी सी भी बात कोई करता है तो उसको बिना कोई कोर्ट के ट्रायल के 2 साल के लिए वो उसको इम्प्रिजनमेंट में डाल सकते थे। ऐसा होना चाहिए था, ये ब्रिटिशर्स की मतलब ये ट्राई था, तो इसीलिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। तो हमारा आंसर हो जाता है बी। तो देख लेते हैं इसके बारे में। द रॉलेट एक्ट पास बाय द ब्रिटिश इन द कॉलोनियल इंडिया इन मार्च 1919, ठीक है। ये तब हुआ था, मतलब ये जस्ट हमारे वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद उस समय ये हुआ था। तो इंडेफिनेटली एक्सटेंडेड द इमरजेंसी मेजर्स ऑफ द डिफेंस of India Regulation Act enacted during the First World War in order to control the public unrest and the root of conspiracy, ठीक है। तो ये खत्म करना चाहता था एंड पास ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रॉलेट कमेटी, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो रॉलेट कमेटी द्वारा ही। ये याद रखिए एक की फैक्ट है। नेम फॉर इट्स प्रेसिडेंट ब्रिटिश जज सर सिडनी रॉलेट। This act effectively authorized the government to imprisonment of the maximum period of 2 years। जैसा कि हमने पहले ही देखा 2 साल की imprisonment जो थी वो मैक्सिमम थी, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम थी विदाउट ट्रायल फॉर एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ टेररिज्म लिविंग इन द राष्ट्र, ठीक है। जो अगर कोई टेररिज्म एक्टिविटी जो तब के लिए तब उनको ब्रिटिशर्स को जो टेररिज्म एक्टिविटी लगती होगी उनमें अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो संदिग्ध पाया जाता है तो उसको बिना ट्रायल के 2 साल के लिए वो इम्प्रिजनमेंट में डाल सकते थे। ऐसा था ये रॉलेट एक्ट। इसको ब्लैक एक्ट इस नाम से भी जाना जाता था। और ये रॉलेट कमेटी जो थी इन्होंने इसको रेकमेंड किया था। और रॉलेट मींस क्या, तो सर सिडने रॉलेट ये इसके प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 इज वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री बिकॉज। तो देखिए 2014 में भी जो हमारा लाहौर अधिवेशन था इस पे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था। इट वाज अबाउट जी जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे या नहीं, ऐसे कुछ तो 2-3 ऑप्शन जो थे वो यहाँ पे दिए गए थे। तो इसी पे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते। तो लाहौर सेशन जो था वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्या है, द कांग्रेस पास द रिजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ऐसी हमने रिजोल्यूशन जो थी वो पास कर दी थे, ऐसा ए स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज रिफ्ट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स वाज रिजॉल्व इन दैट सेशन। तो जो एक एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो थे वो अलग हो गए थे, ये यहाँ पे सॉल्व हो गया था, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द रिजोल्यूशन वाज पास्ड रिजेक्टिंग टू नेशन थ्योरी इन द सेशन, ठीक है। मतलब जो हमारा टू नेशन थ्योरी जो था उसको ये रिजेक्ट करने वाला था, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो ये तो आप जानते होंगे ये बाद में आया था और ये जो था ये बहुत पहले हो गया था, मतलब सेकंड और थर्ड जो ये बात इसके बारे में इनकरेक्ट है। इसका जो आंसर है दैट इज लाहौर सेशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट था, तो हमने पूरी जो हमारा पूर्ण स्वराज इसकी हमने मांग की थी यहाँ से। तो मतलब इसके पहले क्या हुआ था कि गांधी जी ने 1928 में एक साल का एक अल्टीमेटम दिया था ब्रिटिशर्स को कि आप हमें या तो डोमिनियन स्टेटस दीजिए या तो हम पूर्ण स्वराज के लिए हमारी जो मांग है वो अब से स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो हुआ था इससे हमने 26 जनवरी ये हमारा एक इंडिपेंडेंट डे होगा, ये हमने इससे लाहौर अधिवेशन से हमने डिक्लेयर कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाता है ए, दैट इज 1 ओनली। तो देख लीजिए द कांग्रेस पास द रिजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो अभी हमें पूर्ण स्वराज ये हमारी मांग होगी, ये हमारा लक्ष्य होगा। ये हमने इस जो हमारा 1929 का लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर सेशन जो था इसे हमने डिसाइड कर लिया था। तो देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ब्राह्मो समाज, ठीक है। तो ब्राह्मो समाज के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो ये करेक्ट है। देखिए ये जो हमारे अलग अलग जो कोई ऑर्गेनाइजेशन जो थी ना, ब्राह्मो समाज, बाकी जो कोई और थे मुझे अभी डायरेक्टली नाम नहीं याद आ रहे, सॉरी। तो इनके बारे में ना यूपीएससी कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें भी हमें देखना है कि सबसे पहले देखिए कौन सा है, इट इज अपोज आइडल्ट्री, ठीक है। तो ये जो आइडल्ट्री जो थी मतलब भगवान की मूर्तियों की पूजा करना, इसको ये अपोज करता था ब्राह्मो समाज, ऐसा एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट डिनाइड द नीड फॉर द प्रीजियस क्लास फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है। मतलब कि जो सिर्फ एक ही हमारा जो कोई क्लास होगा वही हमारे रिलीजियस टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन करेगा, इस बातों को इन्होंने डिनाई कर दिया था, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है, इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन दैट द वेदास आर इनफैलिएबल, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या कहा कि वेदा जो है वो इनफैलिएबल है। मीन्स क्या, तो
वेदा में जो कोई भी बातें लिखी गई है वो कभी गलत नहीं हो सकती। ये ऐसा इन्होंने डॉक्ट्रिन जो था इसको पॉपुलराइज कर दिया था, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो देखिए ये मतलब हम अगर ये फर्स्ट करेक्ट है ये बात होंगी तो ये थर्ड जो है वो इसके थोड़ा सा आगे जाता है ना, मतलब मैं ऐसा नहीं डायरेक्टली नहीं हम ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन ये जो है ये इसका थर्ड जो है ये इनको वेदा जो है वो पूरी तरह से सटीक है और कभी इनमें कोई चूक नहीं हो सकती, ये बात जो थी ये इसके बारे में इनकरेक्ट है। इसका आंसर जो हो जाता है वो है बी, दैट इज 1 and 2 करेक्ट। तो देख लीजिए इन्होंने ब्राह्मो समाज ने रिजेक्टेड द आइडल वर्कशिप एंड वर्कशिप ऑफ द मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड द ट्रेडिशनल हिंदू बिलीव्स। ठीक है, मतलब एक ही गॉड है ऐसे हमें मानना है, और जो कोई भी हमने बुद्ध परस्ती जो होती है मतलब जो हम आइडल वर्शिप जो करते हैं इसको नहीं करना है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ब्राह्मो समाज। ये क्या क्या है देख लेते हैं। देयर इज ओनली वन गॉड हु इज द क्रिएटर एंड द सेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, एक ही गॉड है, जो कि हमने कहा कि मल्टीपल गॉड्स को नहीं मतलब हमें इनकी वर्शिप नहीं करनी है, सिर्फ एक ही गॉड है हमारे यहाँ पे, और जो है एक ही गॉड वो ही इज स्पिरिट, इनफाइनाइट इन पावर, विजडम, लव, जस्टिस, होलीनेस, ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह पे ये प्रेजेंट है, इटर्नल एंड ब्लिसफुल। ठीक है, नेक्स्ट इज द ह्यूमन सोल इज इमॉर्टल एंड कैपेबल ऑफ इनफाइनाइट प्रोग्रेस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गॉड ऑफ द थिंग्स। बाकी जो कुछ है कि मैंस हैप्पीनेस किस में है ये बताया गया है, आदमी का हैप्पीनेस इन दिस, मतलब ये वर्कशिप करने में ही हमारे हैप्पीनेस है। एंड द नेक्स्ट वर्ड कंसिस्ट ऑफ द वर्कशिपिंग गॉड इन द स्पिरिट ऑफ द ट्रूथ। लविंग गॉड क्या है और इनकी ट्रू वर्कशिप क्या है, ये ट्रू वर्कशिप कैसी होती है ये भी बताया था। होल्डिंग कम्युनिकेशन with him and carrying out his will in all the concerns of life, and no created objects is to be worshipped as a god एंड गॉड अलोन इज टू बी कंसिडर्ड एज इनफैलिएबल। ठीक है, मतलब कोई भी अगर बातें जो हम क्रिएट करते हैं लाइक जैसे कि हमने कहा मूर्ति क्रिएट करते हैं या फिर फोटोज वगैरह, इनकी इस बातों को जो है इनको वर्कशिप नहीं करना है। गॉड जो है वो अलोन है, वो इटर्नल है, उन्हें ही सिर्फ वर्कशिप करना है। वो जो गॉड जो है वो इनफैलिएबल है, लेकिन वेदा जो है वो इनफैलिएबल नहीं है। ऐसे ये इसके बारे में ब्राह्मो समाज के जो थे वो व्यूज थे। ठीक है, तो देखिए ये जो हमने अभी 5 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए, सॉरी 10 क्वेश्चन जो है वो अभी हमने कवर कर लिए। इसी सेशन में हम और जो क्वेश्चन है वो लाते रहेंगे। बताइए ये जो सीरीज है वो आपको कैसी लग रही है, एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडीइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।